सभी को प्रणाम मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हमने क्लास में हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसके उद्भव, उसके विकास को पढ़ा, साथ साथ हमने हिंदी की यात्रा, उसके विकास क्रम को, साथ साथ उसके इतिहास को भी जानने का प्रयास किया। और हमने जाना कि जो उसका जो विकास क्रम था, दरअसल उसकी अपनी यात्रा जो है कहाँ से आरंभ करके आज वो हिंदी जिसको हम भाषा के तौर पर जानते, समझते और पढ़ते हैं, दरअसल वो हिंदी हमको किस रूप में आकर दिखाई देती है। मित्रों, हमने जानने का प्रयास किया कि हमने जाना कि दरअसल हिंदी जो है, हिंदी की उत्पत्ति, दरअसल जिसको भाषाओं की आदि जननी जिसे संस्कृत कहा गया है, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का जो समय रहा है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अंतर्गत रहा है, जहां पर हमने संस्कृत के दो रूप देखे। एक को देखा वैदिक संस्कृति और एक को देखा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में हमने मूलभूत अंतर को देखा। साथ साथ हमने ये जाना कि जो वहाँ के जो जनमानस था, जो जनसाधारण लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि वो जो है, चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, संस्कृत जो है आर्यों की भाषा हुआ करती थी, और आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। वो जो है पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, वो निम्न वर्गों की भाषा नहीं थी। ध्यान दीजिए मित्रों, थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए। हमने पढ़ा था कि जो संस्कृत थी दोस्तों, संस्कृत ये जो है पढ़े लिखे यानी गुरुजनों की भाषा थी, ये श्रेष्ठ जनों की भाषा थी, ये जो है उच्च वर्गों की भाषा थी। तो जो जनमानस था, चूंकि आर्य तो बाहर से आए थे, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग रहे थे यानी जनसाधारण लोग रह रहे थे, तो उनको क्या है, उनको जो है इस भाषा को बोलने में उनको परेशानी थी। क्यों परेशानी थी? परेशानी इसलिए थी, या पहले तो यही जान लीजिए कि ये भाषा जो है पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, तो कुछ तबका, कुछ जो है निम्न तबके के लोग इसमें इतने जो है बुद्धि के इतने प्रखर नहीं थे कि उनको ये भाषा रास है। अच्छा, उस पर क्या हुआ? उस पर ये हुआ कि एक महान व्याकरणाचार्य जिनका नाम होता है पाणिनि, उन्होंने जब अष्टाध्यायी की रचना की, तो इस वैदिक संस्कृत की महत्ता को उन्होंने बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। तो उसमें उन्होंने संस्कृत में कुछ नियम कानून जो है लागू कर दिए। अच्छा, नियम कानून लागू होने से ये हुआ मित्रों, ये जो निम्न वर्ग था, जो आम जनसाधारण था, जो आम जनमानस था, उसको ये भाषा थोड़ी और भी क्लिष्ट लगने लगी। ठीक, अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उपाय ये सोचा, उन्होंने ये कहा कि किसी ऐसी भाषा का चयन कर लिया जाए कि जिस भाषा के माध्यम से हम अपने आपसी बोलचाल, आपसी संबंधों को जो है, आपसी बातों को एक दूसरे से सहज और सरल तरीके से उसके माध्यम से किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उपाय के तौर पर एक ऐसी भाषा का चयन किया जिस भाषा के माध्यम से वो जो है अपने सुख और दुख, अपने भाव और विचारों को एक दूसरे से सहज और सरल तरीके से अभिव्यक्त करते थे। हुआ यूँ मित्रों, ये भाषा धीरे धीरे जन्म ले ली और ये भाषा का बीजारोपण हो गया। अब ये भाषा धीरे धीरे पनप रही है, और ये भाषा जो है धीरे धीरे इतना पनप रही है कि ये भाषा जो है आगे चलकर इस भाषा का एक विकराल रूप हो गया मित्रों। और ये भाषा जो है, इस भाषा ने एक नाम ले लिया, और ये भाषा दोस्तों कोई नहीं, ये भाषा सामूहिक तौर पर कहा जा सकता है कि आम जनमानस द्वारा यानी जनसाधारण द्वारा अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों या अलग अलग स्थानों पर उपजाई गई जो भाषा है, उसका सामूहिक नाम मिलता है, जिसको कहते हैं दोस्तों प्राकृत। ध्यान दीजिए, प्राकृत। फिर से मैं एक स्पष्ट तौर पर बता दूं, फिर से स्पष्ट कर दूं यहीं पर, जरा सा भी मात्र जो है संशय मन में ना रहे, प्राकृत कोई एक भाषा नहीं। ध्यान दीजिए, प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, ये जनमानस द्वारा, जनसाधारण द्वारा अपनी सुलभता के लिए, अपने बोलचाल के लिए उपजाई गई भाषा है। ध्यान दीजिए। अच्छा, जब प्राकृत का समय आया मित्रों, तब क्या हुआ, प्राकृत में हमको 3 रूप प्राकृत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसको कहा गया, ध्यान दीजिए, जो समय आ गया, ये समय आ गया मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक, मध्यकालीन आर्य भाषा में हमें समय है। यहाँ पर हमने प्राकृत के 3 रूप देखे थे। एक को देखा था प्रथम, एक को देखा था द्वितीय, एक को देखा था तृतीय। प्राकृत प्रथम के अंतर्गत हमने क्या पाया कि अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ मित्रों कि जो समय के अंतर्गत 300 ईसा पूर्व, हमने जाना कि इसी के अंतर्गत जो है एक नाम आता है, बड़ा प्रखर, बड़ा अद्भुत नाम है, जिसको कहते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, ध्यान दीजिए, बौद्ध साहित्य का संपूर्ण
बौद्ध का संपूर्ण साहित्य इसी के अंतर्गत लिखा गया, क्योंकि इसी के अंतर्गत 300 ईसा पूर्व हमको कोई ऐसी भाषा जानने को मिली कि जिसकी महत्ता उसमें ज़्यादा थी। ध्यान दीजिए, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि किसी भी विचारधारा और किसी भी जो है चीज़ को समझाने का जो एक माध्यम हो, एक तरीका होता है, वो होता है सरल भाषा, सहज भाषा, जनसाधारण की भाषा और जनमानस की भाषा। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने इस भाषा का उपयोग अपने उपदेशों में किया था। बात करते हैं जब द्वितीय प्राकृत काल की, वास्तव में इसी को जो है शुद्ध प्राकृत कहा गया। क्यों कहा गया? दरअसल प्राकृत क्या हुआ, अब जो पाली भाषा बोली थी, उस पाली भी हमको कई रूपों में देखने को, उस पाल के भी हमको कई रूप देखने को मिलते हैं। किसी को कोई जो है कोई शौसेनी का रूप ग्रहण कर रही है, तो कहीं जो है मागधी हो रही है, कहीं अब जो है अर्धमागधी देखने को मिल रही है, तो कहीं हमको महाराष्ट्री देखने को मिल रही है। मित्रों ध्यान दीजिए कि उसी के अंतर्गत एक अर्धमागधी इसमें हमने पाया कि इसी में जो है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश का जो सहारा लिया वो अर्धमागधी के अंतर्गत लिया। ध्यान दीजिए, वो भी प्राकृत के अंदर आ रहा है। ध्यान दीजिए, प्राकृत मैं फिर से बताता चलूं, प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, प्राकृत कई भाषाओं का समूह है। ध्यान दीजिए, जब हम तृतीय प्राकृत में काल आए मित्रों, तब हमने देखा कि जो प्राकृत है, ध्यान दीजिए, ये जो प्राकृत है अब अपना ये जो रूप बदल रही है, अब ये जो है अपना रूप बदल रही है। और इसी के बदलते रूप को दोस्तों, इसी के बिगड़ते रूप को हमने कह दिया इसी को अपभ्रंश। ध्यान दीजिए, यही जो है हमको अपभ्रंश के नाम से खुद ब खुद परिचित करा रही है। ध्यान दीजिए, जो अपभ्रंश है मित्रों, ये जो अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश का समय अगर देखा जाए तो हम इस समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के करीब हैं। ये जो समय अपभ्रंश का माना जाता है। मैंने समझाया था दोस्तों, दरअसल अपभ्रंश का जो समय था, वहाँ से जो यात्रा चल रही है हिंदी की तरफ, वो हिंदी बिल्कुल अब आपके करीब में है। वो हिंदी आपको कहीं ना कहीं अब दिखाई देने पड़ने लगी। क्यों हिंदी दिखाई देखने पड़ने लगी? इसलिए क्योंकि अपभ्रंश का जो समय बताया गया है, उस अपभ्रंश के बाद का समय, यानी कि अपभ्रंश के जो बाद का समय है, दरअसल वही जो है हिंदी के पहले का समय है। यानी कि अपभ्रंश की जो उत्तरवर्ती दशा है, ध्यान दीजिए, अपभ्रंश की मित्रों जो उत्तरवर्ती दशा है, वही कहीं ना कहीं जो है हमको हिंदी की पूर्ववर्ती दशा देखने को मिलती है। मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि इसके मिड पीरियड, जिसके बीच का जो समय है, इसको कई विद्वानों ने अपनी अपनी सुलभता से अनेक नाम दिए थे। मैंने बताया था, किसी ने इसको कह दिया प्राकृत काल, तो किसी ने कह दिया इसको पुरानी हिंदी, किसी ने कह दिया इसको पुरानी की हिंदी, तो किसी ने कह दिया इसको अवहट, और किसी ने कह दिया इसको प्रकृताभास। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ तक बताया था, किसी ने कहा इसको पुरानी हिंदी। ध्यान दीजिए, किसी ने इसको कहा पुरानी हिंदी, तो किसी ने इसको कह दिया अवहट, तो किसी ने इसको कह दिया प्रकृताभास। ध्यान दीजिए, प्रकृताभास, तो किसी ने इसको कह दिया संक्रमण काल। ध्यान दीजिए, संक्रमण काल। बिल्कुल अपने मन में बिल्कुल जो है चीज़ें एकदम स्पष्ट रखिए। संक्रमण काल, ध्यान दीजिए कि जो है ये कोई भाषा नहीं है, दरअसल इस मिड पीरियड का जो है अनेक विद्वानों द्वारा दिया गया नाम है। ध्यान दीजिए, अगर पुरानी हिंदी की बात करें तो इसको कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ध्यान दीजिए, अगर अवहट की जाए तो एक नाम आता है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, मैथिली के कवि हुआ करते थे, जिसका नाम होता है विद्यापति। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपनी रचना जिसका नाम होता है कीर्तिलता और कीर्तिपताका, उसमें अवहट का उन्होंने जिक्र किया था। बात करते हैं प्रकृताभास की, तो इसको जो है हिंदी जगत के महान प्रोधा, जिनका नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने प्रकृताभास का जो है उपयोग किया था। बात करते हैं अगर संक्रमण काल की और साथ साथ अवहट की, तो ये जो है संक्रमण काल, एक नाम आता है अब्दुल रहमान, जिनकी रचना संदेश रासक, उन्होंने इसका जिक्र जो है अपनी रचना में इसका विवेचन किया था। बात करते हैं मित्रों अपभ्रंश की, चूंकि समय हमारा अपभ्रंश तक था, तो अपभ्रंश के आगे की अगर बात करें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब क्या था मित्रों, ये अपभ्रंश है। अब ये अपभ्रंश ही हमको कहीं ना कहीं अब बदलती हुई नजर आ रही है। ये अपभ्रंश है मित्रों, अब ये अपभ्रंश हमको कहीं ना कहीं इसका बिगड़ा हुआ रूप हमको देखने को मिल रहा है। और ये अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का हमका बिगड़ा हुआ रूप, इसका बदलता हुआ रूप जो है, जो दिख रहा है, दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि जो अपभ्रंश है, अब ये भाषा का रूप ग्रहण करते हुए अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये जो है अब अपभ्रंश हमको कई रूप दिखाने को तैयार है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, लगभग 7 रूप ही हमको दिखाने को तैयार है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपभ्रंश हमको 7 रूप दिखाने को
तैयार है। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए दोस्तों, अपभ्रंश की अगर 7 रूपों की बात करें तो वो हम आपको यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अपभ्रंश के 7 रूप, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अपभ्रंश के 7 रूप हमको देखने को मिलते हैं। ये शौरसेनी अपभ्रंश, खश अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, बाचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अपभ्रंश के 7 रूप से हम परिचित हुए, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हीं 7 रूपों के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमको हिंदी की 5 उपभाषाएं मिलेंगी। ध्यान दीजिए, 5 उपभाषा इसी के अंतर्गत हमको मिलेगी, और इसी से भी जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमको 18 बोलियों से, मतलब 18 बोली से रूबरू होना होगा। ध्यान दीजिए, बात करते हैं दोस्तों अगर शौरसेनी अपभ्रंश की, तो इससे हमको, ध्यान दीजिए मैंने कहा था 7 अपभ्रंश के अंदर हमको 5 उपभाषाएं छाटनी हैं। 5 उपभाषाएं के अंतर्गत हमको 18 बोली निकालना है। ध्यान दीजिए, शौरसेनी की मित्रों अगर बात करते हैं तो शौरसेनी से अब हमको 2 उपभाषाएं, ध्यान दीजिए, शौरसेनी अपभ्रंश से हमको 2 उपभाषाएं। बात करते हैं अगर खश अपभ्रंश से, तो इससे हमको 1 उपभाषाएं। यही मित्रों अगर बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो यहाँ से हमको 1 उपभाषा। बात करते हैं अगर मागधी अपभ्रंश से, तो यहाँ से हमको 1 उपभाषा, यानी कि 5 उपभाषाएं हमको देखने को मिल रही हैं। उन 5 भाषाओं के हमको थोड़ा सा नाम लेने के साथ साथ उनको थोड़ा समझना होगा। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं मित्रों। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो पहली भाषा है उसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी। ध्यान दीजिए, पश्चिमी हिंदी। बात करते हैं अगर दूसरी उपभाषा की दोस्तों, दूसरी उपभाषा की, तो उसको कहते हैं राजस्थानी हिंदी। ध्यान दीजिए, राजस्थानी हिंदी। ये जो है हिंदी के कुछ जो है मूलभूत क्षेत्र हैं, यानी कि पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी और बिहारी और जो है पहाड़ी, ये जो है हमारे 5 उपभाषाएं हैं। ये 5 उपभाषाएं हमको इन्हीं अपभ्रंश से निकालना होगा। ध्यान दीजिए, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की अगर बात की जाए, उसके बाद आता है खश। यहाँ से हमको पहाड़ी हिंदी देखने को मिलेगी, पहाड़ी हिंदी। ठीक, बात करते हैं अगर अर्धमागधी से, तो यहाँ से हमको मिलेगी पूर्वी हिंदी। बात करते हैं अगर मागधी अपभ्रंश से, तो यहाँ से मिली हमको बिहारी हिंदी। ये जो हमारी 5 उपभाषाएं हमको देखने को मिल रही हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, 5 उपभाषाओं के साथ साथ हमको 5 उपभाषाओं के साथ साथ हमको इन अपभ्रंश के अंतर्गत हमको कुछ भाषाएं भी देखने को मिलेंगी। उनको भी थोड़ा सा यहीं पर नोट कर लेते हैं। बात करते हैं अगर शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमको मिल रही है गुजराती। ध्यान दीजिए, गुजराती का जो स्थान है वो हमको शौरसेनी के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर पैशाची की, तो यहाँ से हमको 2 भाषाएं, एक तो हो गई पंजाबी। ध्यान दीजिए, एक तो हुआ पंजाबी और एक हुआ लहंदा। ध्यान दीजिए, लहंदा। ठीक, अच्छा ब्राचड़ से बात करते हैं, तो सिंधी को जो है हम ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत रखेंगे। सिंधी, ध्यान दीजिए, सिंधी को हम ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत रख रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर अर्धमागधी को, तो ये जो है उपभाषा हमको पूर्वी हिंदी यहीं से। अच्छा, बात करते हैं अगर मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, तो इसको हमने जो उपभाषा मिली वो तो बिहारी हिंदी मिली ही। बात करते हैं दोस्त अगर भाषा को, तो यहाँ से हमको 3 भाषाएं देखने को मिल रही हैं। एक का नाम होता है बंगाली। ध्यान दीजिए, बंगाली। ठीक है, बंगाली। साथ साथ एक असमिया। ध्यान दीजिए, असमिया। असमिया भी इसी के अंतर्गत आएगी। और एक कहते हैं उड़िया। ध्यान दीजिए, ये भी कहीं ना कहीं हमको मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा चूंकि बात हो रही है दोस्तों यहाँ हिंदी के परिपेक्ष में, तो हमको अगर मतलब है, हमको अगर किसी को थोड़ा अच्छे से देखना है, तो वो देखना है इन 5 उपभाषाओं को। ध्यान दीजिए, इन 5 उपभाषाओं को हमको देखना है और पढ़ना है थोड़ा अच्छे से, और इसका हमें गहन अध्ययन करना है। ठीक है, ये जो इसको थोड़ा हमको जानना होगा, इसको थोड़ा हम जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, हिंदी की ये जो उपभाषाएं हैं मित्रों, ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, यही बिहारी हिंदी, यही उपभाषाओं को हमने पीछे पढ़ा था। बात करते हैं अगर मैंने कहा था कि हिंदी की जो 7 अपभ्रंश के अंतर्गत हमको 5 उपभाषाएं भाषा और 5 भाषा के अंतर्गत मित्रों हमको 18 बोली। ध्यान दीजिए, 18 बोली
जाननी है। वो 18 बोली मित्रों हमको इन्हीं 5 उपभाषाओं से निकालनी है। दरअसल अगर पश्चिमी हिंदी की मित्रों बात कर दें तो यहाँ से हमको 5 बोली देखने को मिलती है, ठीक। अगर राजस्थानी हिंदी की बात कर दें तो यहाँ से हमको 4 जो है बोली देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगर हिंदी पहाड़ी हिंदी की तो यहाँ से हमको 3 और पूर्वी हिंदी से 3 और बात करते हैं अगर बिहारी हिंदी की तो यहाँ से भी हमको 3 बोली मिल रही है, ठीक। अच्छा, बात करते हैं अगर पूरे अगर जो है टोटल अगर किया जाए तो 18 बोलियां हमारे सामने हमसे रूबरू हो रही हैं। बात करते हैं अगर थोड़ा सा आगे के क्रम में हम चलते हैं तो देखते हैं कि इन जो है 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोली हमको दिख रही है। अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें दोस्तों तो बागरू, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, कन्नौजी। अगर राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, गुजराती, ठीक। अगर यही बात करते हैं बिहारी हिंदी की तो मैथिली, मगही, भोजपुरी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी बैगरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ठीक। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। ध्यान दीजिए जो नेपाली है मित्रों ये जो है मूल रूप से अगर कहीं कहीं देखा जाता है तो 2 ही आती है, लेकिन अगर समान तौर पर देखा जाए तो कुल भाषाओं की संख्या, कुल बोलियों की संख्या जो है, कुल बोलियों की संख्या 18 ही मानी गई है। लेकिन कुछ किताबों में 17 रखा गया है। वो 17 क्यों रखा गया है, उन्होंने नेपाली को स्थान नहीं दिया है। ये आपके आज के क्लास का जो हुआ कंटेंट हुआ। मैं नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जैसे ये जो भाषा, ये जो बोली हैं दरअसल इनका विस्तार पढ़ना है, इनका प्रभाव पढ़ना है, इनके क्षेत्रों को पढ़ना है, साथ साथ हमको इनकी कुछ विशेषताओं को भी पढ़ना है। हमको जानना है कि दरअसल ये जो बुंदेली है, जो खड़ी बोली, इसका प्रभाव, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका प्रसार कहाँ तक है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बात करते हैं अगर बांगरू को तो बांगरू को इसके कुछ नाम भी हैं। अगर बांगरू को कहें तो बांगरू को एक नाम हरियाणी भी देखने को मिलता है, वैसे ही खड़ी बोली को एक कौरवी भी कहते हैं। बात करते हैं ब्रिज भाषा की, इसको अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ऐसी कुछ तमाम चीज़ें को हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।